हेलो ITPN। इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी एंड लॉ, जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया की थर्ड यूनिट है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगशिप एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। किंगशिप जो होता है, जब अगर हमें किंग और क्वीन हमारे ऊपर रूल कर रहे होते हैं, उसे किंगशिप बोलते हैं। किंगशिप अभी तो होती नहीं है, एज वी नो। वो एंशियंट इंडिया, जब एंशियंट पुराना टाइम चल रहा था, तब जो राजा महाराजा लोग रहते थे वो रूल करते थे, और ऐसा लोग मानते थे कि गॉड ने उन्हें अपॉइंट किया है, गॉड ने भेजा है कि हमारे ऊपर वो लोग रूल करें, ठीक है। और वो जो उनकी अथॉरिटी थी, मतलब वो लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते थे लॉ को फॉलो कराने के लिए, ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए, और वो अपने किंगडम को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते थे। ऐसा होता था ना, वार हो जाती थी तो फिर दूसरा कोई और उस पर रूल करने लगता था, इसलिए वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करते रहते थे। टाइप ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं तो ओलिगार्ची। इसमें जहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रूल कर रहा हो, मतलब वो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो वो रिलेटेड तो रहे, किंग से वो रिलेटेड रहे, लेकिन मतलब पावर जो होती है ना, वो पावर अगर हम कॉमन पीपल यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को दे दें, उसे ओलिगार्ची बोलते हैं। फिर इसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का, जहाँ पे पीपल जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, मतलब पीपल ही इलेक्ट कर लेते हैं लीडर्स को। और ऐसा कुछ एग्जाम्पल वैदिक पीरियड में भी देखा जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड में। और रिपब्लिक में यही होता है कि जो पावर होती है उस पीपल के पास जाती है, जिसको खुद पीपल्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं उस एक पर्सन को, ओके। फिर इसके बाद हम देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आता है। विलेज जो है ना, वो बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंशिएंट इंडिया में। तो इसमें विलेज हेडमैन या फिर पंचायत जो होते हैं ना, वही मतलब पूरे इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, वही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराते थे, टैक्सेस को कलेक्ट कराते थे, और वही होते थे जो भी विलेजेस में प्रॉब्लम्स हो रही है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उन सबको सॉल्व कराने के लिए। उसमें हेडमैन को आप मुखिया बोलते हैं, हेडमैन का मतलब होता है मुखिया, और पंचायत आप लोग जानते होंगे, यही रिस्पॉन्सिबल रहती थी। और जो मतलब पंचायत जो होती थी वही उन लोगों को एडवाइस देती थी और गाइडेंस देती थी, उनकी मतलब सहायता करती थी जो भी विलेज में रहते हैं लोग। उसके बाद हम देखें बेसिस ऑफ लॉ में धर्मा को। तो जो धर्म है, धर्म, ठीक है। धर्म जो है एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म के लिए, जो कि हमारी राइटियसनेस, ड्यूटी एंड मोरल ऑर्डर में आती है। राइटियसनेस का मतलब होता है धार्मिकता, ड्यूटी का मतलब होता है जो कि हमारा कर्म है, कर्तव्य है, और मोरल ऑर्डर का मतलब होता है नैतिकता। ये जो पूरा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, ये इसी चीज़ के लिए रहता है कि लोग अपने कर्तव्य को फॉलो करें, नैतिकता को फॉलो करें, ठीक है। और इसीलिए ना बहुत सारे लॉ जो है एंशिएंट इंडिया में पहले से ही बने हुए हैं, और ऐसे लॉ हैं जो कि सबके लिए एप्लीकेबल रहते हैं। ये इस चीज़ को नहीं देखता कि आपकी कास्ट या फिर सोशल स्टेटस क्या है। स्टूडेंट्स, जो धर्मा है, धर्मा ने हमें मतलब फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है एथिकल बिहेवियर के लिए, और पीपल्स उन सबको गाइड किया है उनके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। इसके बाद हम सोर्सेज ऑफ धर्मा देखें तो उसमें वेदास आ जाते हैं। वेदास जो है 4 सेक्रेड टेक्स्ट है हिंदुइज्म के। सेक्रेड मायने यानी कि एक पवित्र टेक्स्ट है, ठीक है, और वो ही कंसिडर्ड होते हैं एक प्राइमरी सोर्स ऑफ धर्मा। वेदास को ही माना जाता है कि वो एक प्राइमरी सोर्स है धर्मा के लिए। और यहाँ पे वेदास में हाइम्स, प्रेयर्स, फिलोसफिकल डिस्कोर्स, ये सब है जो कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है मोरल एंड एथिकल बिहेवियर के लिए। मोरल एंड एथिकल बिहेवियर यानी नैतिकता के लिए, ठीक है। और वेदास को ऐसा माना जाता है, इसमें वेदास में ऐसा माना जाता है कि जो देवता हैं उन्होंने ही सेजेस यानी कि ऋषियों को प्रकट किया है, और ये जो चीज़ है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है। फिर है स्मृतिज जो है वो लॉ बुक्स हैं, जो कि जिसमें प्रिंसिपल ऑफ धर्मा को डिफाइन किया गया है।
और दे वर रिटन बाय सेजेस एंड स्कॉलर्स, सेजेस यानी कि ऋषियों और स्कॉलर्स यानी कि विद्वानों ने लिखा हुआ है। एंड उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एंड सिस्टमेटिक अप्रोच लॉ के लिए प्रोवाइड किए हैं। यानी कि देखो, पहले तो स्मृतिज को ऐसा माना जाता था कि वो वेदास पे ही बेस्ड है, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो हमारे रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, और इसके अलावा जो केस लॉ, ट्रेडिशन यानी कि जो परंपराज हैं, ये सबको, इस सब के बेस में स्मृतिज अब है। ठीक है, इसके बाद हम पुराणास देखें तो पुराणास जो है माइथोलॉजिकल स्टोरीज है। माइथोलॉजिकल माने पौराणिक है। ठीक है, और उन्होंने उसमें मोरल लेसन्स बहुत सारे हैं, यानी कि नैतिकता के लिए लेसन्स हैं। उन्होंने धर्म के बारे में बताया हुआ है, और वो रिलीजियस एंड कल्चरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इसमें ना इस चीज़ों के बारे में गॉड, गॉडेसेस एंड हीरोज ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, इन सब के बारे में बहुत सारी इनके मोरल प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट किया है, इन सब के बारे में बताया है उसमें। ठीक है, इसके बाद हम अगर क्रिमिनल जस्टिस देखते हैं तो फर्स्टली हम पुलिस को देखते हैं। तो मतलब फॉर्मल पुलिस का कॉन्सेप्ट तो एंशिएंट इंडिया से माना जाता है कि पहले भी ऐसे पुलिस होते थे। मतलब कुछ लोग होते थे जिनको किंग जो होते थे वो अपॉइंट करते थे, कुछ लोगों को मानते थे जो कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते थे, क्रिमिनल्स के लिए, मतलब अप्रहेंडिंग क्रिमिनल्स, यानी कि वो अपराधियों को पकड़ते थे। इसके बाद वो ये देखते थे कि जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अब अगर हम जेल्स देखें तो जो प्रिजनर्स होते थे, मानिए कि अपराधी होते थे, उनको जेल्स में रखते थे या फिर डंगियंस में रखते थे। डंगियंस यानी कि कालकोठरी, आपने अगर लाइक कुछ शोज़ वगैरह देखे होंगे तो उसमें ऐसे बोलते हैं ना, इसको कालकोठरी में बंद कर दो, जो एंशिएंट शोज़ चलते हैं उसमें। ठीक है, और उनको हार्श और इनह्यूमन जो पनिशमेंट दी जाती थी, उनका क्राइम देख के उनको पनिशमेंट दिया जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनको डेथ की पनिशमेंट, यानी कि डेथ पेनल्टी, यानी कि सीधा उनको फांसी दे दिया जाता था, ऐसा कुछ। ठीक है, और पनिशमेंट्स में देखें, कॉमन पनिशमेंट देखें तो कॉमन पनिशमेंट में तो फाइन लग जाता था, मतलब वही फाइन्स वगैरह भरना पड़ता था उनको। एक्साइल यानी निर्वाचन, और कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट में उन्हें मतलब ये होता था कि उन्हें मारा जाता था, उनको फिजिकली हर्ट किया जाता था। ठीक है, उसमें फ्लॉगिंग एंड विपिंग आ गया जाता है। फ्लॉगिंग यानी कि कोड़े से मारना, ओके, और विपिंग यानी कि चाबुक से मारना, मतलब उनको फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता है, वो एक कॉमन पनिशमेंट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि चाणक्य नीति से क्या क्या लेसन्स मिले थे। तो चाणक्य नीति में सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस का लेसन मिला था। फर्स्टली हम इंट्रोड्यूस करते हैं चाणक्य जी को। सो चाणक्य जी जो थे वो रिनाउंड इंडियन स्टेट्स मैन एंड एडवाइज़र थे मौर्यन एम्परर के। तो रिनाउंड इंडियन स्टेट्समैन यानी कि वो प्रसिद्ध भारतीय राजनेता थे, और एडवाइज़र टू द मौर्यन, जो भी वो मौर्यन एम्पायर था पूरा, उसमें वही एडवाइज़र थे। आपने देखा होगा, आई थिंक अगर देखा होगा कोई सा शोज में, चंद्रगुप्त मौर्य को एडवाइस देते हैं ये। सो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने चाणक्य नीति लिखी थी, और ये बताया था, उसमें गवर्नेंस एंड स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि इफेक्टिव लीडरशिप कैसे होती है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, और जस्ट गवर्नेंस यानी कि जो न्यायपूर्ण गवर्नेंस होती है वो, उसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि चाणक्य जी ने ये बिलीव किया था, अगर एक गुड रूलर है तो उसको वाइस होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए यानी न्याय करना चाहिए, एंड कंपेशनेट होना चाहिए यानी कि दयालु होना चाहिए, एंड वो कैपेबल और एक लॉयल एडवाइज़र भी उसके साथ होना चाहिए। ही शुड बी सराउंडेड बाय कैपेबल एंड लॉयल एडवाइज़र लाइक चाणक्य। ओके, सो फिर डिप्लोमेसी देखते हैं। सो जो चाणक्य थे वो डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटजी बताते थे गोल्स को अचीव करने के लिए। उन्होंने बताया था कि गुड रिलेशन को मेंटेन करना चाहिए, और दूसरे किंगडम से मतलब अच्छे से हमें बात करना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ में हमें लड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं, अगर हमारी कोई लड़ाई भी हो रही है तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए पीसफुली। ठीक है, शांतिपूर्वक उस चीज़ को सॉल्व कर लेना चाहिए। इसके बाद जस्टिस देखते हैं। उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस बताया था।
तो उन्होंने बताया था कि सबको हमें इक्वली एंड इम्पार्शियली ट्रीट करना चाहिए। इम्पार्शियली यानी कि जैसे पार्शियली होती है ना, पार्शियली मतलब किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सोशल स्टेटस और वेल्थ को मायने ना रखते हुए, ठीक है। इसके बाद चाणक्य ने ये बिलीव किया था कि जस्टिस जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है सोशल हार्मनी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद अब हम देखें जो कि हमारे मॉडर्न डे इंडिया के लिए क्या क्या लेसन मिला उससे। तो ट्रेडिशन ड्राइवन पॉलिटी, सो इंडिया को जो है ना उस चीज़ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, हमें भी जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी को बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ के प्रिंसिपल ऑफ धर्मास और चाणक्य नीति से जो कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है मॉडर्न डे गवर्नेंस के लिए, उससे हमें सीख लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखें इक्विटेबल लॉ सिस्टम, तो वहाँ पे इक्विटेबल लॉ सिस्टम बोला जाता था कि यहाँ पे मतलब फेयरली और इक्वली ट्रीट करना चाहिए सबको, और स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। जस्ट एंड इम्पार्शियल, यानी जस्ट का तो मतलब है न्यायपूर्ण रहना चाहिए, इम्पार्शियल मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें इफेक्टिव गवर्नेंस, सो एज वी नो गुड गवर्नेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। और ये रिक्वायर करता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी मीनिंग जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको ये बताना चाहिए, उन्हें क्लियरली बताना चाहिए कि ये डिसीज़न लिया जा रहा है, सिटीज़न को बताना चाहिए उस डिसीज़न के बारे में, एंड अकाउंटेबिलिटी, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय।